जय हिंद। यह क्लास है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में हम आपको क्या बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ही बता रहे हैं ना। इसमें हम आपको क्या रासायनिक अभिक्रिया बता रहे थे। इसमें 3 क्लास आपको कराए थे। पहला पाठ के 10वां के पहला पाठ में जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है ना, उसमें 3 क्लास कराए थे। ये चौथा क्लास है, केमिस्ट्री का चौथा क्लास है। इसमें क्या है, हम आपको 7 गो समीकरण, शायद रासायनिक अभिक्रिया 7 प्रकार की अभिक्रिया हम आपको बताए थे। हाँ, 7 अभिक्रिया हम आपको बताए थे। ये 8वां है, ये 9वां है। ये 7 अभिक्रिया बताए थे, 7 अभिक्रिया बताए थे। अब उसके बाद उसके आगे जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया क्या है, 8वां अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए क्या कहता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। आप मोटा मोटी देखिए, प्रश्न है उसी से याद कीजिए। अगर पूछ दे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या पूछेगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या कहिएगा, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक माने वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। प्रकाश के मतलब क्या, जो दिन में ही जो अभिक्रिया सिर्फ दिन में ही होता है, वैसा अभिक्रिया जो सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता। रात में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रात में लाइट नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता। तो वह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आपको पूछा जाएगा एक ऑब्जेक्टिव कि पौधा जो भोजन करता है किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधा जो भोजन अपना बनाता है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधा भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक, क्योंकि वो जो है प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो बस यही बात लिख दी, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिलना ना, अगर प्रकाश के यानी कि धूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाइएगा तो वो दोनों क्या कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में ही मिलता है। समझे? अरे बाप रे, क्या है भाई है? और उसके बाद पौधा में प्रकाश संश्लेषण, पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो वो भी क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, ये भी क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होकर के सिल्वर तथा क्लोरीन अलग होता है। सिल्वर क्लोराइड Ag सिल्वर क्लोराइड है, AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर तथा क्लोरीन। हो गया, समझ गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला देखिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव आप देखिए, हम इस टाइप से आपको बताते हैं ना कि इसमें ऑब्जेक्टिव आप अपने निकाल सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव कितना भी रहेगा आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, हालांकि ये एक ही अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जो है ये, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको अगर पूछ दे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझे? और ये 2 अभिक्रिया है और दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है। एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और एक अवकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो होता है दोनों एक साथ होने वाली क्रिया है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साथ साथ घटित होता है। ये दोनों अभिक्रिया क्या होता है, साथ साथ होता है। अब ऑक्सीकरण और अवकरण ये एक साथ घटित होता है, माने किसी भी समीकरण में एक साथ घटित होने वाला ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेते। एक तो है ऑक्सीकरण और एक है अवकरण। तो बउआ ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, माने ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। लेकिन अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। यानी कि एक साथ होने वाला, एक साथ घटित होने वाला अभिक्रिया है, लेकिन एक दूसरे के विलोम होती है। जैसे मान लीजिए हम बताते हैं आपको ऑक्सीजन जुड़ना, जैसे हम बताते हैं हम सांस लेते हैं,
सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, समझे। हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, समझे। सही। ऑक्सीजन देखिए, आप समझिए ना, यहाँ पे ऑक्सीकरण, अब क्या ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन माने हटना। अवकरण में हाइड्रोजन का योग जुड़ना और ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराए, कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसमें क्या देख रहे हैं? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं? जुड़ गया। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड है MnO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल और क्लोरीन निकलता है। यहाँ पे देखिए HCl से हाइड्रोजन क्या हुआ है? HCl देखिए Cl है, इस Cl से HCl से हाइड्रोजन हट गया है, हाइड्रोजन क्या है? हट गया है। और यहाँ मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट गया है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट गया है, लेकिन O में हाइड्रोजन जुट गया है, तो दोनों अभिक्रिया हो गया, हाइड्रोजन हट भी रहा है, जुड़ भी रहा है, समझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ Cu से ऑक्सीजन हट गया है, Cu से ऑक्सीजन हट गया है, तो Cu से ऑक्सीजन हट गया है, Cu से ऑक्सीजन हट के Cu खाली बचा, तो Cu से ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। Cu से ऑक्सीजन हट के खाली Cu बचा, तो Cu से ऑक्सीजन हटा खाली Cu बचा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अवकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ गया है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या है? जुड़ गया है एक दूसरे से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिए H2S था तो S से H हट गया, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अवकरण हो गया। तो ये होता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, समझ गया? ऐसे याद रखिए, ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन हटना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जोड़, हाइड्रोजन हट। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जोड़, हाइड्रोजन हट। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जोड़, हाइड्रोजन हट। अवकरण में ऑक्सीजन हट, हाइड्रोजन जोड़। उल्टा होता है, समझ गया? इसको क्लियर कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्या है। देखिए, अब ऑक्सीकरण अवकरण समझ गए। अब अवकारक ऑक्सीकारक, अवकारक ऑक्सीकारक। अवकारक क्या है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तब कारक, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक, और जिसका अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक। उल्टा है, ऑक्सीकरण होगा तो अवकारक, अवकरण होगा तो ऑक्सीकारक। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन क्या है? अब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है तो अवकारक, ऑक्सीजन का अवकरण हुआ है तो ऑक्सीकारक हो गया। अगला है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए लोहा को बाहर रखते हैं तो सड़ गल जाता है, तो वहाँ क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो भोजन का पचना भी क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। भोजन का दुर्गंधित होना, जब हम खाद्य पदार्थ को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो दुर्गंधित हो जाता है ना, खराब हो जाता है, तो वही क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण। संक्षारण, संक्षारण मतलब जंग लगना, किसी भी धातु पर जंग लग जाता है उसको संक्षारण कहते हैं। दहन की क्रिया भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होता है। अब दहन और ज्वाला के बारे में जानते हैं। दहन क्या होता है? वायु की उपस्थिति में हम किसी पदार्थ को जलाते हैं। वायु की अनुपस्थिति में किसी पदार्थ को आप जला ही नहीं सकते हैं। किसी पदार्थ को जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो दहन, जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। दहन किसको कहते हैं? जलने की क्रिया को। जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कार्बन को अगर हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोयले को जलाते हैं हवा में, हवा नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना, अजीब टाइप के, और उष्मा भी निकलता है, कुछ धाव भी देता है, और प्रकाश भी निकलता है। उसी प्रकार सल्फर, सल्फर को गंधक कहते हैं, वो लिख लीजिएगा। गंधक को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश निकलता है। दहनशील क्या होता है? जो पदार्थ जलता है वो दहनशील कहलाता है, या ज्वलनशील। दहनशील क्या कहलाता है?
दहनशील या ज्वलनशील, जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील कहते हैं। जैसे लकड़ी काठी ये सब जितना जो जलने वाला होता है दहनशील, और जो नहीं जलने वाला वो अदहनशील। समझे? जो जलने वाला क्या होता है वो दहनशील कहलाता है, और जो नहीं जलता है वो क्या कहलाता है? अदहनशील। एक होता है दहन का अपोषक, दहन का पोषक, और एक होता है दहन का अपोषक, दहन का अपोषक। तो दहन का पोषक क्या होता है? जो पदार्थ जलने में सहायता करता है, जलने में सहायता करता है, और जो पदार्थ जलने में सहायता नहीं करता है, जो पदार्थ जलने में सहायता नहीं करता, वो अपोषक कहलाता है। समझ गए इस बात में? अब एक चीज और देखते हैं, दहन के लिए आवश्यक शर्त, ये क्या होता है? चलिए देखिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है? दहन के लिए आवश्यक शर्त मतलब कि कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो दहनशील पदार्थ जलने के लिए पत्थर ले जाइएगा, पत्थर जलेगा ही नहीं। तो क्या चीज़ कहता है? दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? माने कोई भी चीज़ जलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? हवा तो चाहिए ही है। उसके बाद क्या कहता है कि जलने वाला चीज़ चाहिए, जो जलने वाला चीज़ होगा उसी को ले जाइएगा। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के लिए पोषक पदार्थ, दहन के लिए पोषक पदार्थ होना चाहिए। समझे? पोषक पदार्थ यानी कि जलाने के लिए जो चीज़ चाहिए, उसका ज्वलन ताप की प्राप्ति। अरे लकड़ी ले जाइएगा, और उसको जलाइएगा, काठी सलाई उलाई कौन चीज़ से जलाइएगा ना, तो वो चीज़ होना चाहिए ना। उसके बाद क्या होगा? ज्वलन ताप। अब ज्वलन ताप क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। ज्वलन ताप आ गया, इसे हम बता देते हैं। ज्वलन ताप क्या होता है? किसी भी वस्तु को आप जलाते हैं तो कुछ वस्तु होगा कि एक वो काठी में लहर जाता है, माने एक वो काठी बारते हैं। अरे तिल्ली, माचिस को तिल्ली गांव घर में कहता है काठी। तो इसको आप क्या करिए, एक वो काठी में करें, कितना होगा कि ज़्यादा काठी लगता है। फुलझड़ी वाला जो होता है, दीपावली में जो हम फुलझड़ी वाला छोड़ते हैं, वो बहुत देर से अति होता है, मतलब कि उसका ज्वलन ताप अधिक है। लेकिन आप प्लास्टिक को जलाते बहुत जल्दी लहर जाता है, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाता है ना। लेकिन अगर हम कोई प्लास्टिक को लगाते हैं तो जल्दी आग लहर जाता है। कोई भी चीज़ मान लीजिए तख्ता उख्ता में लहराते थे, बहुत लेट से लहरता है। तो जिस चीज़ को माने जल्दी लहर जाता है तो उसका ज्वलन ताप कम है, और जो अधिक देर में लहरता है उसका ज्वलन ताप अधिक है। समझे? तो वही होता है ज्वलन ताप। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। समझ गए? इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब एक दो टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर का, सो कल कराएं। ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम आपको लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो क्या लंबा होगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए हम आपको आगे नहीं बताएं। अब कल बताएंगे क्या कहता है ज्वाला के बारे में। ज्वाला क्या होता है? मोमबत्ती की ज्वाला बताएंगे। दो टॉपिक है, ज्वाला, मोमबत्ती की ज्वाला, और उसके बाद LPG गैस। ये चीज़ बताएंगे। आपका पहला चैप्टर रसायन शास्त्र का ख़त्म हो जाएगा। तो फिर देखेंगे अगला चैप्टर। समझे? अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।